बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विचार करेंगे जो राष्ट्रपति ने हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 14 प्रश्न भेजे हैं। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ ऐसी बाध्यताएं लगा सकता है? क्या वो राष्ट्रपति को डायरेक्शन दे सकता है कि किसी नियम अधिनियम पर कब तक हस्ताक्षर कर देना है? इस संदर्भ में हमें संविधान को पढ़ना होगा, संविधान को जानना होगा, क्योंकि संविधान ही श्रेष्ठ है, संविधान ही उच्च है, संविधान ही पूरे भारत देश में वास करता है। तो संविधान को के आधार पर चलेंगे तभी सुख, शांति और एकता बनी रहेगी। अगर संविधान का वायलेशन करेंगे तो उन शहीदों का अपमान है, उन समर्पित देशभक्तों का अपमान है जिन्होंने भारत में विलय का निर्णय लिया था, जिन रियासतों ने भारत में विलय का निर्णय लिया था, जिन्होंने मिलकर एक संविधान बनाया था, उनका अपमान है। राष्ट्रपति के 14 प्रश्न आने के बाद सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया और उनकी राय मांगी गई, जो कि एक प्रशासकीय प्रक्रिया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक राजतंत्र की तरह कार्य नहीं करता कि कुछ भी जो है आदेश जारी कर दे, लेकिन एक डेमोक्रेटिक फॉर्म अडॉप्ट करता है। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म अडॉप्ट करने के बावजूद ये कहीं ना कहीं राजतंत्र का ही रूप है, क्योंकि ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, ये अपनी योग्यता से इस पद तक पहुंचता है। तो ये एक प्रशासनिक पद है, लेकिन न्यायपालिका का प्रशासनिक पद है जो अपनी योग्यता के आधार पर देश के सर्वोच्च पदों में से एक पद है। तो हमारा देश में एक पूर्ण राजतंत्र है, लेकिन ऐसा राजतंत्र है जो केवल न्याय के क्षेत्र में काम करता है, जनता की अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में कार्य नहीं करता, न्याय के क्षेत्र में काम करता है। अगर कहीं पर न्याय बाधित होगा तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा। अब हम बात करते हैं संविधान के आधार पर, क्योंकि केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो पार्लियामेंट में इस प्रश्न हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो नोटिस आया उसको रखती और पार्लियामेंट के सभी सांसदों की राय लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और ऐसा मुझे पता लगा है कि मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने कुछ भेजा है, तो इसका मतलब है कि वो संसद की राय नहीं है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की राय है। और एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई अधिकार नहीं बनता है कि भारत में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की अगर सरकार किसी राज्य में है तो उसका दमन करे। इसी दमन को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, जो कि एक उचित आदेश है। अब विषय आता है विधि की, क्या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कर सकता है? तो पहले तो हम देखते हैं आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस। इसके आगे आर्टिकल 52 नहीं कहता कौन होगा, आगे वो चीज़ें उसमें शक्तियाँ और कैसे उसका निर्वाचन होगा आदि की बातें अन्य अनुच्छेद में है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 60 जो बताता है कि कब वो राष्ट्रपति होगा और कौन होगा। तो इसमें देखिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ और या प्रतिज्ञान क्या लिखा है? प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्य का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के समकक्ष निम्नलिखित रूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। यानी हमारा राष्ट्रपति जो शपथ ले रहा है वो किसके सामने ले रहा है?
वो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय के सामने शपथ ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक संस्था के सामने शपथ ले रहा है और वह संस्था है हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय। अब आते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की डिक्री या आदेश का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। यानी आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसे आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी बात या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक कि इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। ये दोनों ही चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जहाँ पर हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है और हमारे राष्ट्रपति किसके अधीन शपथ ले रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कोरिलेट करके देखना पड़ेगा। जहाँ हमारा माननीय राष्ट्रपति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शपथ ले रहा है, तो और सर्वोच्च न्यायालय को ये दायित्व दिया गया है कि ऐसे कोई विधिकीय मामले उसमें पूर्ण न्याय करेगा, तो ये मामला प्रकाश में आया क्यों? जनता द्वारा चुनी गई राज्य की सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की। कुछ अन्य कानूनों के संदर्भ में उसको राष्ट्रपति को भेज दिया। न राष्ट्रपति निर्णय ले रहा है, न राज्यपाल निर्णय ले रहा, और राष्ट्रपति की अपने विवेकाधिकार को का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि वो केंद्र में बैठी सरकार जो किसी पार्टी की सरकार है उसके विवेक पर निर्भर करता है। और वो जो केंद्र में बैठी सरकार है किसी राज्य की सरकार जो अपोजिट पार्टी या दूसरी पार्टी की सरकार है, इस वजह से निर्णय नहीं ले रहा। तो इस विषम स्थिति में जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं, नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और अपने लिए वेलफेयर नीतियां लाने और बनवाने का जो अधिकार मिला है, उस पर हमला है, मूल अधिकार पर हमला है। और जब मूल अधिकार पर हमला है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की ड्यूटी बन जाती है कि वो इस पर विचार करे। सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया, आर्टिकल 142 के अंतर्गत आदेश दिया, लेकिन क्या वो आदेश दे सकता है? तो आर्टिकल 60 तो साफ साफ कहता है कि जिस राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसके जो सीनियर मोस्ट जज है उसके समक्ष शपथ लेगा। जब शपथ लेगा और कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है, जब संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना आदेश देने का अधिकार रखता है। और माननीय चीफ जस्टिस ने ऐसा किया है तो ठीक किया है, या संवैधानिक बेंच ने ऐसा किया है तो ठीक किया है, क्योंकि 3 महीने की बाउंडेशन लगा दी है। ठीक है, क्योंकि जो किसी राज्य की सरकार ने कानून बनाया है तो वो अपने जीवन काल में इसको लागू करना चाहेगी, ना कि अगली सरकारें उसको लागू करें या ना करें। तो इसलिए जो है उसको तो 5 साल का ही समय मिला, तो उसको अपनी जो नीति बनाई है उसको लागू करने के लिए समय मिले तो 3 महीने की समय सीमा अधिक है। 3 की 3.5 कर लो, 2.5 महीने कर लो, 1 महीने कर लो, वो अलग विषय हो सकता है, ये विचार का विषय हो सकता है। लेकिन ये विषय नहीं हो सकता है कि अनंत काल के लिए राष्ट्रपति को शक्तियां दे दी जाएं और राज्यों की द्वारा बनाई गई सरकार का केंद्र में बैठी हुई जो है पॉलिटिकल पार्टी है वो उसका मिसयूज़ करे। तो राष्ट्रपति को ऐसा निर्देश देने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा ही आदेश आना चाहिए। बाकी
केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों ने अपना किस तरह से अपना लिखित स्पष्टीकरण दिया है, काफ़ी कुछ उस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि अभी वो चीज़ें तो हमारे पास नहीं आई हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। लेकिन माननीय जो है सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का आदेश बिल्कुल ठीक होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर कोई संवैधानिक विषय होगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम भी अपनी राय रखें। हम मीडिया के माध्यम से राय रख रहे हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी राय रख सकते हैं अगर कोई क्लाइंट हमको रखने का मौका दे, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ कि अधिवक्ता की कलम पर पहरा है। जब तक कि कोई क्लाइंट अधिवक्ता को शक्ति नहीं देता, तब तक अधिवक्ता अपनी बात जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं रख सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो उसका व्यक्तिगत केस मान लिया जाता, और व्यक्तिगत केस होते ही उसका अधिवक्ता का कैडर खत्म हो जाता। हालांकि अपने मामले में हर किसी को जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, अपना अधिवक्ता रखने का भी अधिकार है, अपनी बात रखने का भी अधिकार है, वो दूसरा विषय है। लेकिन जनहित के विषय पर किसी जन का अहित हुआ हो तभी जो है कोई अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में अपनी बात रख सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कोई क्लाइंट मुझे मौका देगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में रखूँगा इस बात को, अगर मौका नहीं देता तो मैं मीडिया के माध्यम से जनता को अवेयर करता रहूँगा, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे संविधान का वायलेशन ना कर पाए। क्योंकि जितनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ड्यूटी है संविधान की रक्षा करने की, उतनी ही बड़ी ड्यूटी हमारे अधिवक्ताओं की भी है कि माननीय जो हमारा संविधान है इसको सभी लोग माननीय समझें और उसके अनुसार अनुपालन करें। अगर वो नहीं करते हैं तो सब पहली ड्यूटी तो अधिवक्ताओं के कंधे पर आती है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाएं कि यहाँ पर संविधान का वायलेशन हो रहा है, और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता ऐसे करते भी रहे हैं। वो बात अलग है कि दलितों के संबंध में अभी चीज़ें उतने अच्छे ढंग से नहीं आई हैं, मैं इसको और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। सबका मंगल हो, कल्याण हो।